मित्रों, आज फिर मैं एक मुख्य विषय के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस समय अगर आप देखिएगा तो भारत सरकार में मोदी जी ने काफ़ी ऐसे निर्णय लिए हैं जो काफ़ी दूरगामी प्रभाव रहेंगे। चाहे धारा 370 लीजिए या राम मंदिर के विषय पे लीजिए। लेकिन इन सबों के बीच एक ऐसा संविधान संशोधन मोदी जी ने पेश किया जिसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ेगा और जो भारत के आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। मोदी जी की सरकार ने जनवरी 2020 में एक संविधान संशोधन पारित करवाया, जिसका जो पास हुआ 21 जनवरी 2020 को। इस संविधान संशोधन का संख्या है 104 संविधान संशोधन 2019, 104th Amendment Act 2020, and which was passed by the Parliament and was signed by the President on 21st January 2020. और ये इफेक्टिव हुआ 25 जनवरी 2020 से। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि 26 जनवरी जो है हमारा संविधान 1950 में पारित हुआ था। तो ये संविधान संशोधन उसी एक पैरा को संशोधित करता है। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 334 बी, जिसमें वर्ष लिखे हुए हैं। काफी बार संविधान संशोधन हुआ है तो इसमें वर्ष लिखे हुए हैं 60, 70 कुछ ऐसा। ये अगर आप संविधान संशोधन का जो बिल पढ़िएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको संविधान के वो अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। तो ये संविधान संशोधन क्या था और ऐसा क्या है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये एक आत्मसम्मान की बात है। तो आइए उससे पहले हम देखते हैं कि भारत या कोई भी देश जो आजाद होता है तो आजाद शब्द की परिभाषा क्या है। आजाद पर शब्द की परिभाषा व्यक्ति व्यक्ति में बदल सकती है, परंतु एक देश के लिए आजाद का जो सबसे पहला चीज है वो ये है कि क्या वो देश संप्रभु है। संप्रभु इंग्लिश में इसको सॉवरेन बोलते हैं। तो अगर आप प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़िएगा तो उसमें प्रेम्बल में लिखा हुआ है सॉवरेन, दैट वी आर सॉवरेन, माने संप्रभु, मतलब हम अपना कानून स्वयं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक देश एक समाज कानून से ही चलता है, कानून से ही गवर्न होता है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके देश का कानून बनाएगा तो स्वाभाविक है गुलामी वही होती है जो अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन 1950 में जब हम संप्रभु हो गए, हमारा अपना संविधान हो गया, तो हम आजाद हो गए। लेकिन अगर हम आजाद हो गए तो इसका सीधा अर्थ है, हम संप्रभु थे तो इसका सीधा अर्थ है कि संविधान की जितनी भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी डरे हुए ये सारे अनुच्छेद बनाए गए। अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। लेकिन हम क्या ये बात सही बोल रहे हैं कि बिना किसी शर्त के इस संविधान के सारे अनुच्छेद हैं? तो ये आज हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे और मैं ज्यादा नहीं एक दो अनुच्छेद की बात करूंगा। उससे पहले एक बहुत बड़ी जो सोचने की बात है वो ये है कि इस देश में 1947 के पहले लगभग 40,000 लोग, 40,000 अंग्रेज कहिए, इस देश पे राज कर रहे थे और हमारी भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। मैं उसमें कुतर्क तर्क नहीं करना चाहूंगा, कोई बोलेगा 36, कोई बोले 42, लगभग 40 करोड़ थी। तो ये 40,000 लोग 40 करोड़ लोगों पे कैसे राज कर रहे थे? पुलिस प्रशासन, सेना, जज, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये सब कौन कौन थे? ज्यादातर भारतीय थे और उन्हीं के द्वारा इस देश पे अंग्रेज भी राज कर रहे थे। तो अगर
जैसे दूसरे देशों में होता आया है कि सशस्त्र क्रांति हुई होती, या खूनी क्रांति भी हम बोलते हैं, जहाँ पे लड़ाई हुई थी और इस देश को आज़ादी मिली होती, हथियार के बल पे मिली होती, तो न सिर्फ अंग्रेज भागते मारे जाते, परंतु जो उनका साथ दे रहे थे, उनका सहयोग दे रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं मारे गए होते, या उनके ऊपर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता। कम से कम वो ये जो सत्ता का जो मजा ले रहे थे, गुलामी के समय भी मजा ले रहे थे और तथाकथित राजा बने हुए थे और आजादी के बाद भी बने रहे, वो लोग तो कम से कम प्रभावित होते ही। तो हम लोग ने उनका क्या किया? कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने गोली चलाई होगी क्रांतिकारियों पे, कई ऐसे पुलिस वाले या जज थे जिन्होंने सजा दी होगी क्रांतिकारियों को। तो इन लोगों के प्रति क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज बोल के गए कि इनका आप कुछ नहीं करेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा होगा मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहला कि कुछ लोग इस देश को कहते हैं आजादी और कुछ लोग कहते हैं सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिशर्स। तो क्या ये सही है? कम से कम अंग्रेजों के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर था, वो आपको आजादी देके नहीं गए थे, आपको सत्ता का हस्तांतरण करके। तो ये हस्तांतरण कैसे हुआ? तो अंग्रेजों ने अपने संसद में, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास किया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें सारे प्रोविजन दिए हुए हैं कि ये भारत को, पाकिस्तान को वो अलग देश बना रहे हैं, कैसे कैसे वो आजाद कर रहे हैं या ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं। उसमें एक धारा है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 कहता है कि जो भी सेक्रेटरी हैं, जो भी जजेस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति हैं, जो 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे, उनको भारत सरकार को कुछ नहीं कर सकती। उनको पेंशन देगी, उनको तनख्वाह देगी, उनको उचित सम्मान दिया जाएगा, सम्मान शब्द है, उचित सम्मान दिया जाएगा, और तो और उनके ऊपर कोई भी सजा या कानूनी प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। ये सशर्त ट्रांसफर ऑफ पावर। यहीं पे बात रुक गई होती तो शायद कुछ लोग कुतर्क करते हैं, कहते देश हमारा कैसे चलता है, ये वो बहुत कुछ लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन यहीं तक बात रुक गई होती तो चलो आगे बात करते हैं। यहां तक नहीं रुकी। भारत के संविधान में और भी कई शर्तें अंग्रेज डाल के गए, जो भारत के संविधान में अभी भी हैं। सबसे पहला, अंग्रेज जाते जाते कुछ यहाँ पे अपने औलाद छोड़े, अपने बच्चे छोड़े। उनको हम लोग आज भी जानते हैं, एंग्लो इंडियन शब्द कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन वो हुए, एंग्लो इंडियन की परिभाषा हमारे भारत के संविधान में लिखी हुई है ना, किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नहीं आपको जाने की जरूरत है, किसी शब्दकोश में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी हुई है, और ये आपको अनुच्छेद 366(2) यानी 366, आर्टिकल 366 का सब पैरा 2 में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जिनके पिता अंग्रेज थे, दादा या परदादा, माता नहीं, दादी नहीं, यहाँ पे अभी समानता का अधिकार नहीं है, ये वैसे ही है 370 वाला जम्मू कश्मीर, जहाँ पे औरतों को कोई हक नहीं था जमीन उमीन का, अगर वो जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह कर लेती। उसी तरह अंग्रेज भी बहुत क्लियर थे कि नहीं, हेरिडेटरी जो चलेगी, वंश जो चलेगा वो मर्दों से ही चलता है। तो जिन एंग्लो इंडियन यानी जिन लोगों के पिता, दादा
या परदादा अंग्रेज थे, अंग्रेज तक लिमिट नहीं हुई, यूरोपियन थे, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। सोचने वाली बात, ये सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के नहीं, यूरोपियन। क्यों? क्योंकि इस देश में, गोवा में जैसे पुर्तगीज राज कर रहे थे, कुछ फ्रेंच टेरिटरी थी, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे भूभाग की बात नहीं की है, यहाँ पे धर्म विशेष की बात। पूरा ईसाई समुदाय यूरोप के, उनको लेके इन्होंने वर्ड डाला कि यूरोपियन लोगों के जो बच्चे बने रहेंगे, जिनके पिता या दादा या परदादा यूरोपियन होंगे, उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और ये भारत के संविधान की में परिभाषा दी हुई है, आर्टिकल 366 का 2। ये है। तो इनके लिए क्या है भाई? तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं जिनको मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये पूरे अंग्रेज नहीं है, आधे हैं, पूरे अंग्रेज नहीं है, लेकिन है तो हमारे, तो इनको भी आप क्या दोगे? आरक्षण। इसलिए भाई, ये आरक्षण कहां दोगे आप? तो जैसा कि आपको मालूम है कि संसद में, लोकसभा में 545 सीटें थी, जिसमें से चुनाव सिर्फ 543 543 का होता था। 2 सीट जो थी वो रिजर्व थी, आरक्षित थी, किनके लिए? एंग्लो इंडियन। तो ये जो 366 2 में जो एंग्लो इंडियन की मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है, इनके लिए आरक्षण है अनुच्छेद 331, यानी आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 बोलता है कि राष्ट्रपति जो है, उनको अगर लगता है कि एंग्लो इंडियन के लोग का रिप्रेजेंटेशन कम है लोकसभा में, तो वो 2 लोगों की नियुक्ति करेंगे जो एंग्लो इंडियन होंगे। तो 543 और 2 ये मिला के 545, तो 331 अनुच्छेद ये बात बोलता है। तो लोकसभा में आरक्षण 2 संसद सदस्य का, ये कैसा आरक्षण था? अल्पसंख्यक आरक्षण, कि इन अल्पसंख्यक लोगों की बातें जो हैं वो लोकसभा तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये आरक्षण दे रहे थे। अगर ये अल्पसंख्यक आरक्षण है, तो फिर पारसियों को क्यों नहीं मिला? यहूदियों को क्यों नहीं मिला? तो ये अल्पसंख्यक आरक्षण नहीं था, ये सशर्त आरक्षण था, जो अंग्रेज कहे कि हम आपको सत्ता तो दे रहे हैं, लेकिन इन शर्तों को आपको मानना है, आपने संविधान में लिखी और लिखी गई। सिर्फ मैं लोकसभा की भी बात कर रहा था, 331 आर्टिकल 331, लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकी, बात आगे बढ़ती है और बात आती है आर्टिकल 333 वो कहता है कि विधानसभा, राज्यों की विधानसभा में एक एक सीट आरक्षित रहेंगी एंग्लो इंडियन के लिए। तो कितने अभी देखिए अनुच्छेद सिर्फ अंग्रेजों के लिए है, जो लिखते थे अपने क्लब के बाहर, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, माने भारतीय और कुत्ते हमारे क्लब में अलाउड नहीं है, प्रवेश नहीं कर सकते, उनको सशर्त हम लोगों को संसद में प्रवेश करने की अनुमति थी। संसद वो मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, जो हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर सिर्फ विधानसभा में एक सीट की आगे बात है, मैं आगे भी बढ़ता हूं, बात यहीं तक नहीं रुकी। आर्टिकल 336 कहता है कि भारत सरकार एंग्लो इंडियंस को आरक्षण देगी नौकरियों में। कहां में भाई? कस्टम में, वर्ड लिखा हुआ है कस्टम, आर्टिकल 336 अगर आप पढ़िएगा, कस्टम में, पोस्ट में, टेलीग्राफ में और रेलवे में, यानी ये 4 जगह आपको एंग्लो इंडियन को आरक्षण देना पड़ेगा। 1950 में ये पारित हुआ था संविधान, हालांकि उसमें समय सीमा थी कि कब तक देना होगा, लेकिन देना होगा। तो ये जो सशर्त सत्ता का हस्तांतरण था, ये सोच के बार बार लगता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी
कि हमें इन लोगों को आरक्षण देना पड़ा? क्या मजबूरी के साथ हम अपने आप को आजाद बोलेंगे? क्या आजादी जो है सशर्त होती है, कम से कम एक देश की? पहला एंग्लो इंडियन नेहरू जी ने जो अपॉइंट किया था एंग्लो इंडियन सदस्य, वो थे फ्रैंक एंथोनी। और कई लोग हुए, और ऐसा नहीं कि मोदी जी की सरकार ने भी नहीं मनोनीत किया। किया उन्होंने। 2014 में जॉर्ज बेकर थे और रिचर्ड हे थे। लेकिन मोदी जी की मजबूरी थी क्या उस समय 2014 में, या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी? तो जी हाँ, 1950 में जो ये संविधान में पास हुआ था, संविधान में अनुच्छेद 334 बी में जो लिखा था कि इनका आरक्षण जो है लोकसभा में 10 वर्ष के लिए होगा। अब देखिए, सिर्फ 10 वर्ष के लिए था ये, लेकिन ये होता क्या है कि हर 10 वर्ष पे कांग्रेस 10 वर्ष बढ़ा देती। मतलब 1950 में 10 वर्ष था, तो 1960 में इन्होंने फिर बढ़ा दिया। 1970 में फिर बढ़ा दिया। इस तरह 79th अमेंडमेंट जो हुआ आपका, मैं सारे अमेंडमेंट गिना सकता हूं, लेकिन कुछ बोल देता हूं कि 45वां जो संविधान संशोधन हुआ 1980 में, 62 संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, उसमें फिर 10 वर्ष बढ़ा दिए। 79th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2000 में, फिर 10 वर्ष बढ़ा दिए। और 2009 में 109वां अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, वो फिर 10 वर्ष बढ़ा दिया। तो ये 2019 तक आरक्षण था। तो मोदी जी की सरकार 2014 में आई, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं था। उनको इंतजार करना ही था कि कहीं हम दूसरी बार सरकार में आ जाएं, और शायद इस देश के देशभक्तों के कारण आई सरकार भाजपा की फिर से, क्योंकि अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो ये पिछले सरकारों की तरह हर बार बढ़ती रहती। तो ये आरक्षण जो था, ये संविधान संशोधन जो था, 109वां संविधान संशोधन जो 2009 में पारित हुआ था, वो 2019 या 2020 के 25 जनवरी तक लागू था। तो भारत सरकार, मोदी जी ने 104 जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, वो लाया, और उसको उन्होंने पास किया 21 जनवरी 2020 को। और उसमें इन्होंने जो हर 10 वर्ष बढ़ता रहता था, उसको बंद कर दिया। इस प्रकार जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, वो समाप्त हो गया। तो प्रश्न ये है कि इस देश को संप्रभु होने में इतने वर्ष लग गए, और नरेंद्र मोदी जी को आने का इंतजार कर रहा था ये देश। तो प्रश्न ये उठता है कि 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ और सभी लोग इंडियन हो गए, सभी लोग, किसी भी धर्म जाति, किसी भी लिंग, किसी भी उसके हो, सब लोग भारतीय थे, everyone was Indian, then who were this Anglo Indian? Why this special privilege was given to them? And why you were differentiating between an Indian as an Indian and an Anglo Indian?
The question is why an Indian cannot be only an Indian. Let's remove this North Indian, South Indian and Anglo-Indian words. लेकिन एक था और कम से कम इन अनुच्छेदों की अब कोई जरूरत नहीं है। 333, 331 और 336। मेरा अनुरोध है अभी भी इस सरकार से कि इन सब अनुच्छेदों को डिलीट किया जाए, हटा दिया जाए संविधान से, क्योंकि ये काली स्याही से नहीं सिर्फ लिखे हुए हैं, ये एक काला धब्बा है जो हमारे संप्रभुता को हर समय चुनौती देते रहते हैं। मित्रों, मैं आज अपना ये वक्तव्य यहीं पे विराम दूंगा और अगले वीडियो में फिर हम संविधान के किसी और अनुच्छेद की बात करेंगे और कुछ नए मुद्दों पे हम जरूर आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप जरूर बताइएगा अपनी राय कि मेरी बात और मेरी चीजें आपको कैसी लगी। मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।